नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीईटी के जो एग्ज़ाम हैं वो 28 और 29 अक्टूबर को होने हैं, ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग प्रिपरेशन आज से शुरू कर रहे हैं अपनी। तो जो सबसे पहला स्टेप है किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने का, वो होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ना, उसमें समझना। देखो वीडियोज़ मैं छोटे रखूँगा, मैं आपको शुरू से बता चुका हूँ कि समय हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो क्रिस्प रहेगा, छोटा रहेगा, रिविज़न टाइप रहेगा, बट हाँ, अगर आप उसको एक बार देख लोगे, स्ट्रैटेजीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम लोग आज ये पहला वीडियो है हमारा, जो कि शुरुआत होगी प्रीवियस ईयर पेपर से। तो ये पेपर हमारा है 2021 का पेपर है, ठीक है? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार में सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, ठीक है? इसके मैं कम से कम 3-4 वीडियोज़ रहेंगे छोटे-छोटे, उसमें हम आपको करेंगे। इससे हमें 2 चीज़ों का आइडिया लगेगा कि हमको पेपर में किस लेवल तक की चीज़ें करनी है, और दूसरे ये आइडिया लगेगा कि कहाँ तक की चीज़ें हमें पढ़ने पे हमारा काम हो जाएगा। और जो एक 75 नंबर का बार है, जिसको अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो लगभग सारे एग्ज़ाम्स में हमें कॉल आ जाएगी मेंस के लिए। तो वो हमें क्लियर करने के लिए क्या-क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में शासन करने वाले जो दिए गए शासक हैं, उनका कालानुक्रम सही क्रम क्या है? ठीक है, तो हमको पता है कि सल्तनत काल जब शुरू होता है तो कौन-कौन से वंश आते हैं, ठीक है? इसमें अगर आपको पता हो तो सबसे पहले हमारा जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश में इल्तुतमिश था, तो 4 नंबर सबसे पहले होगा, ठीक है? फिर खिलजी, इस जो ऑप्शन है उसमें खिलजी आएगा। फिर शेर शाह सूरी रहेगा जो कि हुमायूं का समकालीन था, और फिर अकबर रहेगा। देखो, अगर आपको इसमें सिर्फ इतना पता है कि इल्तुतमिश पहला रहेगा, तो भी आपका कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएँगे, ठीक है? मतलब अगर आपको सिर्फ ये पता है कि इल्तुतमिश आपका पहला ऑप्शन है, तो आपका नंबर सी और नंबर डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएँगे, क्योंकि ए और बी में ही नंबर 4 पहला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑप्शंस यहाँ पर आसान रहते हैं, ठीक है? तो ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या है कि कौन-सा संत है जो तुकाराम जो हैं, वो कौन से संत हैं जो शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है? तो ये हमारे लिए, 1 सेकंड। तो कौन से संत हैं हमारे जो शिवाजी के समकालीन थे? 4 ऑप्शन है: तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और शंकराचार्य। तो तुकाराम आप लोग जानते हैं कि शिवाजी के समकालीन थे, और उनके काइंड ऑफ गुरु तो मैं नहीं कहूँगा, बट गुरु भी थे, ठीक है? समर्थ रामदास ऐसे गुरु थे, बट इनसे शिक्षाएँ कई सारी ली थी तुकाराम जी से। फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, देखो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है? अब अगर आप इसमें देखो तो क्लाइव, लिटन और रिपन, लिटन और रिपन तो काफ़ी बाद में आते हैं, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। अगला ऑप्शन है चरक संहिता। तो चरक संहिता जो हमारे एक बहुत ही विद्वान आचार्य हुए हैं, आचार्य चरक, उनसे संबंधित है, उन्होंने लिखी थी, और ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है? अगला ऑप्शन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जोड़ा इसमें से सुमेलित नहीं? अब देखो, ये क्वेश्चन जो है, बाकी 4 क्वेश्चन क्वेश्चन आसान है, छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ी हैं तो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ैक्ट सन याद नहीं किया है, तो ये फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो उसमें चारों चीज़ दी गई हैं कि कलिंग का युद्ध कब था, शक संवत की शुरुआत कब हुई, मुस्लिम युग की शुरुआत कब होती है, और औरंगज़ेब की मृत्यु कब होती है। तो ये थोड़ा-सा इसमें से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर आप चाहो तो, जैसे मैं, देखो इसमें उद्देश्य क्या है मेरा प्रीवियस ईयर पेपर करने का, कराने का या करने का, जो भी आप कहो, वो ये है कि हम सभी को पता चलना चाहिए कि आखिर इसमें से कितने सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं हम, ठीक है? तो ये 4 सवाल कर सकते हैं। ये सवाल चाहो तो, ये सवाल अगर किसी ने बहुत डीपली नहीं पढ़ा है, तो वो ये सवाल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते थे? बहुत ही आसान सवाल है, जिसने भी मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी उसे पता होगा कि दादा भाई नौरोजी थे, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 2 होम रूल की शुरुआत हुई थी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। दोनों ने अपना अलग-अलग, कह सकते हो एजेंडा, तो नहीं कहूँगा मैं, एजेंडा तो एक ही था कि हमें सुशासन की प्राप्ति करनी है, बट जो एक तरीका था वो ऑब्वियसली अलग था, ठीक है? और दोनों ने कभी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं किया, क्षेत्र अलग थे दोनों के। अगला देखो क्या है, इनमें से निम्न का मिलान करना है। अब देखो, इसमें से एक चीज़ देख रहे हो कि अब इसमें से आप मिलान देखो, अब मिलाने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, सत्यशोधक समाज है। कुछ, अब ये भी देखो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें अगर आप, कुछ नहीं आता आपको, लेकिन ये पता होगा कि आर्य समाज जो थे वो दयानंद सरस्वती जी का था, तो सी में 2 होगा।
अगर आप सी में 2 को मिलाओ तो देखो सी में 2 के 2 ऑप्शन है, बी और सी। तो कहने का मतलब इसमें आप 50% चांस आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर में देख रहे हो कि चीज़ें आसान आती हैं, इतनी कठिन नहीं आती हैं। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई। बहुत ही आसान सवाल है, महात्मा गांधी जी ने दिया था डू और डाई का नारा। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारा? जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा वो है। देखो हुआ क्या था कि गांधी जी समर्थन कर रहे थे पट्टाभी सीतारामैया को, ठीक है, और ये त्रिपुरी का सम्मेलन था, ठीक है। हरिपुरा एक बार हो चुका था, उसमें बोस जी जो थे वो अध्यक्ष बन चुके थे। तो पट्टाभी सीतारामैया के जो समर्थक थे गांधी जी, वो चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया बने, और गांधी जी का उसमें ऑब्वियसली कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व था। सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं, बोस जी जीत जाते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि जो वहाँ पर समर्थक थे वो उस तरह से काम नहीं कर पाते, इस तरह से मतलब बोस जी चाहते थे। तो उसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं, और जब इस्तीफा देते हैं तो ये फिर किसको मिलता है? ये फिर राजेंद्र प्रसाद जी जो होते हैं, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो 10 सवाल में से आपने देखा कि अगर हम थोड़ा सा भी हमने पढ़ाई करी है तो आराम से हमारे 5 सवाल बन जाएंगे, 9 सवाल बन जाएंगे। एक वही जो ईयर वाला था वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन बनता है। अब देखो अगला क्या, यहाँ से ज्योग्राफी शुरू होती है। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी से संबंधित है? अब देखो बिजली परियोजनाएं बहुत सारी हैं, कुछ छोटी हैं, कई सारी बड़ी हैं, कुछ न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है। तो अब जैसे बगलिहार परियोजना है, ये सब बहुत पुरानी परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो ये नहीं भी पता तो भी आप मतलब इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सलाल जो है वो चेनाब नदी का है। वसंत विषुव कब होता है? यानी इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स आपको पता है, 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं, एक मार्च का, एक सितंबर का। तो ये कौन सा है? 21 मार्च वाला। खेतड़ी, खेतड़ी जो है बहुत ही फेमस जगह है, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आता है आपका राजस्थान में, ठीक है। वहाँ पर तांबा की बहुत अच्छी प्रोडक्शन होता है, वहाँ के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी जो जगह है, ठीक। अगला सवाल है काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा आपका असम में है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक। फिर कौन से हिमालयी तंत्र की नदियां हैं? अब देखो हिमालय में क्या क्या है, आप जानते हो, गंगा हिमालय की है, ब्रह्मपुत्र। अगर आपको सिंपल मैप पता है तो आप ये सवाल कर सकते हो, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी तंत्र की नदियां आती हैं। फिर अगला है बैंक दर क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, ठीक है। तो देखो इसमें कभी कभी बच्चों जो होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, बच्चे तो नहीं, जो एस्पिरेंट होते हैं उनके बीच में कंफ्यूजन होता है कि एक तो होता है कि जैसे मान लो कि बैंक अगर रिजर्व बैंक से उधार लेता है पैसा, तो उसके बदले में रिजर्व बैंक कुछ परसेंटेज चार्ज करता है। एक तो ये है। दूसरा, अगर मान लो बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी है तो वो क्या करता है, आरबीआई में पार्क कर देता है, मनी दे देता है आरबीआई को, और उसके बदले में उसे कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो एक बार आरबीआई इंटरेस्ट देता है, एक बार आरबीआई इंटरेस्ट लेता है। तो जब आरबीआई इंटरेस्ट लेता है तो उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। यानी ये वो दर है जिसपे आप बैंकों को उधार देती है आरबीआई, ठीक है। अब देखो इसने थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसको ये पता होगा कि ये बैंक रेट, देखो कंफ्यूजन कब होता है, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये उसमें कंफ्यूजन होता है कि रिजर्व बैंक लेता है या देता है, ठीक है। अब साहूकार तो नहीं है, अनुसूचित बैंक भी नहीं है, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर भी नहीं है। तो अगर आपको मतलब देखो इसमें कंफ्यूजन तब होता है जब ये लिखता कि जो हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं या जो हमारे बैंक हैं वो आरबीआई में पार करते हैं मनी, तब का ये ब्याज है रेट, या फिर जब आरबीआई किसी को पैसा देता है, किसी बैंक को, तब जो इंटरेस्ट लेता है आरबीआई वो दर है। तो उसमें उन 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता था, बट यहाँ पर कोई कंफ्यूजन का नहीं है। तो सिंपल सा ऑप्शन है कि जहाँ पर भी जो सेंट्रल बैंक है वो जब ब्याज लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारा? यदि आरबीआई जो हमारा सीआरआर है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको घटा दे, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स के सवाल तो यार मुझे इंग्लिश में ही समझ में आते हैं। तो अगर सीआरआर को घटा दे तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या हो जाएगा? अब देखो सीआरआर क्या होता है, उसमें 2 रेट्स होती हैं, एक सीआरआर होता है, एक एसएलआर होता है, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर ये क्या होता है? जैसे मान लो कि बैंक में मान लो 100 रुपए आए, तो आरबीआई का नियम है कि भाई आपको कुछ पैसा उसमें रखना है, ठीक है। और किस में रखना है? रिजर्व में रखना है, ठीक है, ताकि
मान लो किसी कोई स्थिति बनती है या देना होता है, बैंक को पैसा वापस करने होते हैं अचानक से, तो वो आपका पैसा आप अचानक से वापस कर सको, क्योंकि बैंक तो पैसा अपने पास रखता नहीं, वो तो सारा पैसा क्या करता है, घुमा देता है, ठीक है, यानी उधार पे बांट देता है। तो एक सर्टेन परसेंटेज क्या होता है, वो बैंक को रखना पड़ता है। और वही पैसा जब आप लिक्विड फॉर्म में रखते हो, मतलब जैसे मान लो कैश रखा या गोल्ड के फॉर्म में रखा, ये पैसा आप सीआरआर वाला पैसा सिर्फ आपको कैश में रखना होता है, ठीक है। और दूसरा एसएलआर वाला है, वो आप गोल्ड जैसे सिक्योरिटीज है या फिर आप गोल्ड है उस फॉर्म में भी रख सकते हो। तो अगर मान लो उस पैसे को घटा दिया, मान लो 100 रुपए आ रहे थे, 4% का 4 रुपए जो था वो सीआरआर रखना था, यानी सिर्फ 96 रुपए बैंक दे सकता था, 4 रुपए वो नहीं दे सकता था, 4 रुपए उसे अपने पास रखने थे। अब मान लो वो घटा दिया गया, यानी क्या हुआ, अब 4 का मान लो 3 रुपए ही बैंक को अपने पास रखने हैं। अब वो मार्केट में कितना पैसा दे सकता है, 97 रुपए दे सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो 96 रुपए पहले आ रहे थे, अब वो 97 रुपए आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, ठीक है। यानी बैंक जो पैसा उधार दे रहा है लोगों को, संस्थाओं को, उस पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखो हम लोग पढ़ेंगे आराम से, ये तो बस प्रीवियस ईयर पेपर है, तो एक बार हम लोग देख ले रहे हैं। आसान सवाल है ये कठिन नहीं है, ठीक है। और इसमें से देखो अगला सवाल क्या है, कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। देखो निजी अधिकार क्या होता है, और मुख्य जो गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ प्राप्ति करना है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ए ऑप्शन है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिश्रित क्या होती है, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों होती हैं, ठीक है। सोशलिस्ट होती है, इसमें सरकार का नियंत्रण होता है चीज़ों पर। वैश्विक ग्लोबल माने इन सारी से मतलब एक साथ इकोनॉमी सारे विश्व की चले। 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, आरबीआई के गवर्नर का। इसमें एक ऑप्शन, एक बस उसमें आप कह सकते हो 1 रुपए का नोट होता है, जो कि एक्सेप्शन है, जिसमें वित्त सचिव जो होते हैं उनका साइन होता है, बाकी 100 रुपए के नोट पे उन्हीं का साइन होता है। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखो जैसे मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, या कोई फॉरेनर आया $100 लेके आया, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या किया, उसने $100 को रुपए में कन्वर्ट कराया, तो यहाँ पे डॉलर दे दिया और अपना रुपया ले लिया। अब वो रुपए को इन्वेस्ट करेगा, रुपए से क्या करेगा, सीधे खरीदेगा या चाहे तो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसकी एक लिमिट है। क्यों, मान लो कल को कोई अगर हमारी इकोनॉमी को मान लो मतलब डिसबैलेंस करना चाहे, तो ढेर सारा क्या करेगा, डॉलर वो चेंज करा लेगा, तो हमारे पास रुपए की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इस पे कुछ एक्ट बनाया गया कि भैया इतना ही करा सकते हो आप, अगर आप एक फॉरेन चीज़, फॉरेन एंटिटी हो। इसमें तो है एफडीआई, एफपीआई, ठीक है। इतना डीप में देखो सवाल नहीं पूछा है, बस सीधा नाम पूछा है। वैसे इसमें डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं बजट के साथ साथ, वो इम्पोर्टेंट अभी नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये देखो ये 20 सवाल हैं, ठीक। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि छोटा वीडियो बनाने में मेरा ज़्यादा फोकस है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आप छोटा छोटा वीडियो देखते रहो, बाकी अगले से हम 21st क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।